नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोवाइड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं डाटा विश्लेषण अथवा हम इसको आंकड़ा विश्लेषण कहते हैं या डाटा एनालिसिस कहते हैं। दरअसल कभी भी जब हम मुख्य शोध की बारी आती है, जब हम शोध का कार्य करते हैं या जब हम रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च की प्रक्रिया में सबसे जो एक महत्वपूर्ण बारीकियां आती है वो आंकड़े आते हैं। और आंकड़े विश्लेषण के अर्थ में जब हम करते हैं तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण, खास करके हम किसी भी रिसर्च में जब आते हैं और आंकड़े का संकलन करते हैं तो महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी होती है कि डाटा विश्लेषण हम कैसे करें, आंकड़े का विश्लेषण हम कैसे करें। अब इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो आंकड़ा अर्थात जिसको कि हम डाटा भी कहते हैं, जिसको कि हम प्रदत्त भी कहते हैं। तो एक ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं किसी भी शोध के लिए, क्योंकि जब तक हम शोध का कार्य तब तक हम पूरे नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसमें डाटा या आंकड़े या प्रदत्त ना हो। और प्रदत्तों का संकलन एक मुख्य भूमिका अदा करता है किसी भी रिसर्च को प्रगति देने के लिए। और जब भी हम आंकड़े की बात करते हैं, तो जब भी हम आंकड़े लेते हैं तो उसका विश्लेषण जब तक हम नहीं करते हैं तब तक किसी भी रिसर्च के मुख्य रूप से निष्कर्ष के ऊपर हम नहीं पहुंच सकते हैं। तो निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें आंकड़ों की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद आंकड़ों के विश्लेषण की ज़रूरत होती है। विश्लेषण के द्वारा ही हम किसी भी निष्कर्ष या शोध के जो मूल रूप होते हैं उस पर हम पहुंच पाते हैं, तो परिणाम पर पहुंच पाते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं कि आंकड़ा। अब आंकड़ा जो होता है वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो आंकड़े दो प्रकार के माने जाते हैं। एक होता है मात्रात्मक और दूसरा होता है गुणात्मक। अब ये दो प्रकार के आंकड़े होते हैं। अब हम जो आंकड़े इकट्ठा करते हैं उसमें भी रिसर्च का जो थीम है या ऐसा कह सकते हैं कि रिसर्च की जो डिमांड है वो बहुत महत्वपूर्ण अदा करता है कि हम किस प्रकार का रिसर्च कर रहे हैं, किस प्रकार का शोध कर रहे हैं। जिस प्रकार के हम शोध करते हैं ठीक ढंग उसी प्रकार के हम आंकड़ों का भी संकलन करते हैं। जब हम आंकड़ों का संकलन करते हैं, एक होता है जैसे मैंने कहा कि मात्रात्मक होता है, दूसरा होता है गुणात्मक होता है। अब मात्रात्मक हम किसे कहें, गुणात्मक किसे कहें, तो मात्रात्मक हम किसी भी वस्तु के, अर्थात सबसे पहले तो आंकड़ा होगा वो, और आंकड़ों में किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी सीमा के जो विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं को जब हम किसी भी मात्रात्मक पक्ष में रखते हैं, मात्रात्मक पक्ष में ध्यान दीजिएगा कि किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति, किसी भी अन्य चीज़ों की जो विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को जब हम किसी भी संख्यात्मक पक्ष या मात्रात्मक पक्ष में रखते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, मात्रात्मक मापन कहते हैं या मात्रात्मक विश्लेषण कहते हैं। इसमें हम दो मुख्य चीज़ें देखते हैं कि मात्रात्मक पक्ष अगर हम देखेंगे तो मात्रात्मक पक्ष जो होता है वो संख्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है। अब मात्रात्मक पक्ष एक प्रकार के संख्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी भी मनुष्य में, जो मनुष्य है, अगर हम उसकी बुद्धि लब्धि को काउंट करें या बुद्धि लब्धि का परीक्षण करें, मापन करें, तो हम उसको एनालाइज करने के बाद, हम उसको मापने के बाद, हम उसको टेस्ट करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस आदमी का या इस मनुष्य का या इस छात्र का की जो बुद्धि लब्धि है वो 100 है, 120 है, 99 है, 90 है, जो भी है। तो हम एक मात्रात्मक पक्ष पर पहुंच जाते हैं। अब हम उसकी विशेषताएं, अर्थात उसकी जो बुद्धि लब्धि है, बुद्धि लब्धि संबंधित जो विशेषताएं हैं, उसको हम मात्रात्मक पक्ष में यहां पर दर्शा रहे हैं कि उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, तो 100 है, 100 से कम है, 100 से ज़्यादा है,
120 है, 140 है, 90 है, 70 है, मतलब जैसी है बुद्धि लब्धि उसको हम मात्रात्मक पक्ष में जब हम उपस्थित करते हैं उसको हम मात्रात्मक परीक्षण या मात्रात्मक मापन के नाम से जानते हैं। और जब भी हम उसी जो मापन होते हैं तो मापन के जो दूसरे क्राइटेरिया होते हैं वो कौन से हैं? गुणात्मक पक्ष। अर्थात जब भी हम किसी भी स्थान, किसी भी वस्तु, किसी भी मनुष्य की विशेषताओं को, किसी भी मनुष्य की विशेषताओं को जब हम गुणात्मक पक्ष में काउंट करते हैं, जब हम गुणात्मक प्रदर्शन करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? गुणात्मक विश्लेषण कहते हैं या गुणात्मक मापन कहते हैं। अब इस पक्ष के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि ये जो जिस प्रकार से हम यहाँ पर बुद्धिलब्धि कहे कि बुद्धिलब्धि 100 है, 100 है, 140 है, 90 है, जो भी है। अब हम इसको ये कहते हैं कि ये राम नाम का जो व्यक्ति है वो बहुत ईमानदार है, श्याम नाम का जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार से ईमानदारी हम किस में काउंट कर सकते हैं? मात्रात्मक पक्ष में रख सकते हैं, सॉरी गुणात्मक पक्ष में। उसकी विशेषताओं को हम किस पक्ष में रख रहे हैं? गुणात्मक पक्ष में। तो गुणात्मक पक्ष में हम जब रखते हैं तो उसका मापन हम उसको उसी प्रकार से करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? गुणात्मक मापन के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण जो हम करते हैं, प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण, सांख्यिकीय विश्लेषण। अब जब हम सांख्यिकीय विश्लेषण करते हैं, इसमें सांख्यिकीय विश्लेषण में जो डाटा विश्लेषण हम करते हैं, आंकड़ा का विश्लेषण हम करते हैं, डाटा एनालाइज करते हैं, तो उसमें 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उसमें सबसे पहले क्या होता है? तो आंकड़ों का संकलन। क्या होता है? आंकड़ों का संकलन। दूसरे पक्ष में अगर हम देखेंगे तो संकलन के बाद संगठन, संगठन होता है। फिर संगठन के बाद क्या होता है? तो संगठन के बाद विश्लेषण होता है। संगठन के बाद क्या होता है? विश्लेषण होता है। और विश्लेषण के बाद क्या होता है? निष्कर्ष होता है। अब जब भी हम सांख्यिकीय विश्लेषण करने जाते हैं, किसी भी डाटा, किसी भी आंकड़े का जब हम विश्लेषण करने जाते हैं तो उसके पहले ये ये सारी चीज़ें हमें इकट्ठा करना पड़ता है। अर्थात हम डाटा का सबसे पहले आंकड़े का क्या करते हैं? संकलन करते हैं, क्योंकि बिना संकलन के हम कहाँ से एनालाइज करेंगे भैया? तो जब हम संकलन कर लेते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? संगठित करते हैं। संगठित का मतलब क्या है? कि संगठित का मतलब ये है कि उसको क्रम पूर्वक सजाते हैं, उसको व्यवस्थीकरण करते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं। अर्थात हम ये देखते हैं कि संकलन में तो बहुत सारे डाटाओं का हमने संकलन किया, अब हमारे लिए महत्वपूर्ण डाटा कौन से हैं उसको हम क्रम वाइज उसको हम व्यवस्थीकरण करते हैं। तो संगठन कर लिए। अब संगठन जब कर लिए उसके बाद हम किस पर आते हैं? विश्लेषण की प्रक्रिया पर आते हैं। तो विश्लेषण की प्रक्रिया पर आते हैं तो विश्लेषण की प्रक्रिया, अब ये यहाँ पर, अब ये विश्लेषण की प्रक्रिया पर हम जब जाते हैं तो विश्लेषण की प्रक्रिया पर जो भी हमारे डाटा हैं तो कौन से डाटा हमारे यूज के हैं, कौन से यूज के नहीं हैं, और उसको विभिन्न सारी क्रमवार चीज़ों को देखते हुए हम उन जो भी हमारे पास डाटा उपलब्ध होते हैं हम उसको क्या करते हैं? विश्लेषित करते हैं। विश्लेषित करने का मतलब क्या है? उसको फैलाते हैं। फैलाने का मतलब ये है कि उसको एक एक चीज़ों का अध्ययन कर उसको विश्लेषित करते हैं। जब हम विश्लेषण कर देते हैं संकलित आंकड़े को, संगठित आंकड़े को जब हम विश्लेषित कर देते हैं तो विश्लेषित करने के बाद क्या चीज़ आती है? तो आप ऐसा कह सकते हैं कि विश्लेषण के बाद हम व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं कि जो भी हमने विश्लेषण किया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसके बाद हम उसकी संपूर्ण रूप से उसकी व्याख्या करते हैं और व्याख्या के उपरांत हम क्या करते हैं? हम निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि हमारा जो निष्कर्ष है वो ऐसा होना चाहिए। अर्थात शोध की जो प्रक्रिया हमें चली है उसके आंकड़े के मुताबिक।
अब अगर हम इस पक्ष को देखेंगे तो इन जो भी हमारे आंकड़े थे उसको जो मैंने संकलन किया, उसको जो मैंने संगठन किया, उसको जो मैंने व्यवस्थीकरण किया, उसकी जो मैंने क्या किया तो विश्लेषित किया, उसको जो मैंने व्याख्या की और फिर किसी भी परिणाम पर पहुँचे, उसके पहले ये अगर हम देखेंगे तो इस सांख्यिकीय विश्लेषण के भी दो पक्ष माने जाते हैं। दो पक्ष माने जाते हैं। एक कौन सा होता है तो आपका मात्रात्मक विश्लेषण। अब एक होता है मात्रात्मक विश्लेषण और दूसरा होता है वर्णनात्मक या इसको हम विवरणात्मक भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? विवरणात्मक विश्लेषण। तो अब जाने कि ये जो सांख्यिकीय विश्लेषण हम जब करते हैं, सांख्यिकीय रूप से जब हम उसको विश्लेषित करते हैं तो उसके मुख्य रूप से दो पक्ष माने जाते हैं। एक होता है मात्रात्मक विश्लेषण, दूसरा होता है विवरणात्मक या वर्णनात्मक विश्लेषण। अब हम मात्रात्मक पक्ष पर जाते हैं कि मात्रात्मक विश्लेषण हम किसको कहें। तो जब भी हम किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति या किसी भी अन्य स्थान को जब हम मात्रात्मक पक्ष में विश्लेषित करते हैं, इसका मतलब क्या है कि अब मान लीजिए कि सपोज किसी दवा में, अब कोई भी दवा है, लिक्विड वाली दवा है सपोज, अब कोई भी दवा है, उसमें अगर मुझे ये कहना हो कि इसमें कितनी मात्रा एल्कोहल की है, फलानी दवा में कितनी मात्रा एल्कोहल की है, अगर मुझे इसका टेस्ट करना हो, अगर मुझे इसको विश्लेषित करना हो, अगर मुझे इसको मापना हो, तो हम क्या करेंगे? तो इसको साइंटिफिक लैब में ले जाएंगे और उसको विभिन्न दर्जे से उसको टेस्ट किया जाएगा, उसको मापित किया जाएगा और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि फलाने दवा में 3% या 10% या 15% या 50% जो भी हो, कि इसमें कितनी है एल्कोहल की मात्रा, इस दवा में इतनी है, इतना % इसमें एल्कोहल की मात्रा है। तो जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि फलाने दवा में टेस्ट के बाद ये पाया गया कि इस दवा में एल्कोहल की मात्रा इतनी है, तो केवल एल्कोहल से नहीं समझिए। अगर मान लीजिए कि कोई मान लीजिए कि शराबी है, अब शराबी है वो हमेशा शराब पीते रहता है। अब कोई भी जब बिना वो अभी फिलहाल वो शराब आज नहीं पिया है, मान लीजिए शराब नहीं पिया है, लेकिन चूंकि वो शराब पीता है इसके कारण से लोग कह दिया कि अरे अभी भी ये तो टल्ली लग रहा है, मतलब शराब तो पिया ही होगा। अब शराब पिया होगा, इसको वो जांचने के लिए किसी लैब में इसको दे दिया। अब उसको टेस्ट किया गया तो वहाँ पर वो चूंकि शराब उस समय नहीं पिया था, तो उसको जो आया कि नहीं इसने अभी फ़िलहाल कोई भी शराब नहीं पिया है, या ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी शराबी नहीं है और उसके खून को अर्थात ब्लड को अगर मापेंगे कि इसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी है, तो उसमें अगर 0% एल्कोहल की मात्रा होती है तो हम ऐसा कहने में सक्षम होते हैं कि इसमें कितना है तो 0% एल्कोहल की मात्रा है। तो ये एल्कोहल का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज को किस में गणना होगी तो मात्रात्मक में गणना होगी। तो इस प्रकार से मात्रात्मक विश्लेषण होता है। फिर वर्णनात्मक या विवरणात्मक विश्लेषण। अब विवरणात्मक या वर्णनात्मक या विवरणात्मक विश्लेषण होता है, इसमें क्या होता है कि ये सरल पक्ष होता है किसी भी शैक्षिक शोध के। और हम आपको बताएं कि ये जो डाटा सांख्यिकीय विश्लेषण होते हैं, इसमें मुख्य रूप से शैक्षिक शोध के दो ये प्रकार माने जाते हैं, दो विश्लेषण के प्रकार माने जाते हैं, मात्रात्मक और विवरणात्मक या वर्णनात्मक। अब इस वर्णनात्मक पक्ष में भी जो शैक्षिक शोध होते हैं, इसको सरल तरीके का शोध एक प्रकार से माना जाता है। अब सरल तरीके का शोध क्यों माना जाता है, हम आपको बताएं कि अब जब हम इस मात्रात्मक पक्ष में गए तो हम किसी लेबोरेटरी में हमें जाना पड़ा, उसकी सारी जांच हमें करनी पड़ी, उसको वस्तुतः प्रयोगशाला में जांचनी पड़ी और तब हम उसमें कहने में सक्षम हुए कि इसमें एल्कोहल की मात्रा है अथवा नहीं।
लेकिन जब हम वर्णनात्मक या विवरणात्मक शोध की बात करते हैं तो उसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता। तो उसमें होता क्या है, तो इसमें भी आंकिक पक्ष होते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसमें भैया ये आंकिक पक्ष नहीं होते, मात्रा की का पक्ष नहीं होता, लेकिन होता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे कि अगर कोई भी जो शोध करता है, अगर वो अपने फील्ड में रिसर्च करने जा रहा है और उसका वर्णनात्मक शोध है, तो अगर मान लीजिए कि अपने डाटा के विश्लेषण में अगर उसने क्या किया कि एक ग्रुप बना लिया और दूसरा ग्रुप बना लिया। एक ग्रुप को उसने क्या किया कि मतलब इसमें कंट्रोल्ड हो गया और ये एक ग्रुप जो है वो स्वतंत्र ग्रुप हो गया। तो अब मान लीजिए कि इस ग्रुप को मान लीजिए कि किसी भी खास विधियों के द्वारा पढ़ाया गया। सपोज मान लीजिए कि किसी भी खास विधियों के द्वारा पढ़ाया गया और दूसरे ग्रुप को सामान्य रूप से पढ़ाया गया, पारंपरिक ढंग से पढ़ाया गया। तो अब अगर मुझे इस पर रिसर्च करना है कि किस ग्रुप पर ज़्यादा असर पड़ा, जिस ग्रुप को मैंने किसी भी खास विधियों के द्वारा पढ़ाया और जिस ग्रुप को मैंने सामान्य विधि के द्वारा अर्थात पारंपरिक विधियों के द्वारा पढ़ाया, उन दोनों में जो ज्ञान वर्धन है वो कितना परसेंटेज हुआ, या कितना इस बच्चे का परसेंटेज कितना आया और इस बच्चे का परसेंटेज कितना आया। अर्थात मान लीजिए कि इसका ग्रोथ कितना है, इसका ग्रोथ कितना है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो उसको मुझे किसी भी लेबोरेटरी में या प्रयोगशाला में जांचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि किसी भी सांख्यिकीय विधि के द्वारा हमें उसको जांचने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि उसमें हम मीन, मीडियन, मोड, जिसको कि हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी कहते हैं, या फिर हम एनोवा या प्रसरण विधि के माध्यम से उसको माप सकते हैं, या किसी खास विधि को टी टेस्ट या जेड टेस्ट या यू टेस्ट, मतलब अलग अलग प्रकार के जो टेस्ट होते हैं उसको खास टेस्ट के द्वारा हम क्या करेंगे, उसको माप लेंगे और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि फलाना ग्रुप जो है, मान लीजिए कि एक अगर हम कहेंगे कि कंट्रोल्ड ग्रुप, इसको जो मैंने खास तरीके से पढ़ाया, खास विधियों के द्वारा पढ़ाया, इसमें जो है अपेक्षाकृत किसके, तो पारंपरिक विधि के द्वारा जिसको पढ़ाया गया उसकी अपेक्षा इसमें ज्ञानवर्धन की क्षमता ज़्यादा हुई, ऐसा हम कह पाने में समर्थ होते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी इस प्रकार के जो विवरणात्मक शोध होते हैं उसमें हम किसी दो का ग्रुप बनाते हैं और उन दोनों के बीच का जो संबंध होता है उसको हम बताने में सक्षम होते हैं, और सक्षमता के साथ हम ये कह पाने में समर्थ होते हैं कि इस फलाने ग्रुप को ज़्यादा मार्क्स मिला या फलाने ग्रुप में ज़्यादा ज्ञानवर्धन की क्षमता आई, ऐसा हम कह पाने में समर्थ होते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो जब हम संकलन करते हैं, किसी भी आंकड़ों का संकलन करते हैं, तो आंकड़ों के संकलन में कुछ खास बातें ध्यान में रखनी होती है। अब खास बातें में जैसे कि आंकड़ा जो है वो शोध से संबंधित हो, ऐसा नहीं हो कि हमारा जो शोध है वो कुछ और कह रहा है और हमने जो आंकड़ा संकलन किया है वो एकदम से भिन्न ढंग से कर दिया है, अर्थात उसका रिसर्च के जो टॉपिक है या समस्या है उससे कोई मेल जोल नहीं खाता हो। ऐसा अगर हम आंकड़ा संकलन कर लिए तो भैया वो रिसर्च जैसा हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। फिर आंकड़ों का जो संकलन हो वो व्यवस्थीकरण के साथ हो, मतलब खास ढंग के द्वारा हो। इतना ही नहीं, वो वैध और विश्वसनीय भी हो। जो हमारा आंकड़ा है वो क्या होना चाहिए, वैध भी होना चाहिए और विश्वसनीय भी होना चाहिए। फिर आंकड़ा जो है वो रिसर्च को क्या करता हो, या रिसर्च या जनसंख्या को, ऐसा कह सकते हैं कि जनसंख्या को, पॉपुलेशन को क्या करता हो, प्रतिनिधित्व करता हो। तो ऐसी खास चीज़ें इसमें किसमें होनी चाहिए, तो जो हमारे आंकड़े होते हैं उसमें ये क्राइटेरिया फुलफिल होने ही चाहिए। अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो उस आंकड़ा का कोई मोल नहीं होता है, और अगर आंकड़ों का ही कोई मोल नहीं है तो उसके द्वारा जो भैया विश्लेषण किया जाएगा, उसके द्वारा जो व्याख्या की जाएगी या उसके द्वारा जो किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा, उस रिसर्च का कहाँ पर और क्या मोल होगा ये खुद आप जान सकते हैं। तो इस प्रकार के तर्कों के द्वारा हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी
आंकड़ों का विश्लेषण के जो मुख्य पक्ष होते हैं वो 2 पक्ष होते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी बातों को, सारे पक्ष को आपने बेहतर ढंग से समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।